हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अज्ञेय की कविता हरी घास पर क्षण भर के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। इसके पहले हमने अज्ञेय की दो कविताओं कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला पर बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि उन वीडियोज को आप देख रहे होंगे और कविता की पंक्तियों से और व्याख्याओं से और उसकी विषय वस्तु से आप भली भांति परिचित हो रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञेय नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंब के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में भी उन्होंने एक नया प्रतीक उठाकर प्रस्तुत किया है, जो है हरी घास। तो हरी घास को इस हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इसी शीर्षक में एक शब्द दिया हुआ है, क्षण भर। यानी कि जो नई कविता की खास विशेषता है क्षणवाद, या फिर इसको प्रयोगवादी कविता की विशेषता के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था, जिसे कि अज्ञेय इलाहाबाद में जब मौजूद थे तो इस कविता को उन्होंने लिखा था। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि हरी घास पर क्षण भर कविता इलाहाबाद में लिखी गई थी, सन 1949 ईस्वी में लिखी गई थी। इसी तरीके से एक और कविता 1949 में लिखी गई थी जिस पर कि हमने बातचीत किया है। आप मेरे संकेत को समझ गए होंगे कि वो कौन सी कविता है। चाहे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जब हम हरी घास पर क्षण भर कविता को पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि नायक नायिका या फिर प्रेमी प्रेमिका के बीच में संवाद हुआ है और प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को तमाम बातें बता रहा है, और ये कविता बाद में आगे चलकर मैं और तुम के बीच में संवाद स्थापित करती है। और साथ में शहरी मध्यवर्गीय जो जीवन है या फिर समाज है, उसमें प्रेम को किस तरीके से देखा जा रहा है, उसकी भी पूरी प्रस्तुति इस कविता में दी गई है। और आखिर में जो कवि है उन्होंने ये बताया है कि प्रेम और करुणा का जीवन में क्या महत्व है और शहरी मध्य वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रेम और करुणा को किस तरीके से देखते हैं। तो चलते हैं, हम कविता का पाठ करते हैं और उस पाठ के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें ध्यान में रखनी चाहिए उनको भी रेखांकित करेंगे। तो कविता इस तरीके से शुरू होती है, आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, न्योतती कोई आकर रौ दे। तो आपके दिमाग में जो एक बिंब या फिर दृश्य यहाँ पर बन रहा होगा कि कोई ढाल है और उसी ढाल पर कवि जो है अपनी प्रेमिका को बैठने का आह्वान करता है, वहां पर बैठने के लिए कहता है। और ये भी बताता है कि जिस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उस वक्त माली या चौकीदार, यहाँ पर माली और चौकीदार जो शब्द यूज हुआ है, एक तरीके से आप देखेंगे कि शहर का परिवेश आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया होगा। आप ग्रामीण परिवेश में माली और चौकीदारों का कम आप उपयोग यहाँ पर समझते हैं, लेकिन शहरी जीवन में माली और चौकीदारों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि जहां पर प्रेमी और प्रेमिका यानी नायक और नायिका इस कविता में प्रस्तुत किए गए हैं कि वो एक ढाल के पास जाकर जहां पर हरी घास है, तो हरी घास, वैसे आप देखेंगे कि जो प्रतियोगी छात्र हैं या फिर तैयारी करने वाले लोग हैं वो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन कभी कभार आप लोग फील्ड में जाते होंगे तो हरी घास देखने में बड़ा मतलब शांति प्रदान करती है और सुखद महसूस होता है उसके ऊपर बैठकर। हमने तो बहुत बैठा है और बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि हरी घास को पसंद भी करते होंगे उसमें, और एक तरीके से बड़ी शीतलता भी रहती है। ठीक है, तो आप इसको अनुभूति की प्रामाणिकता से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो कविता यहाँ पर ऐसे शुरू हुई है कि आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, न्योतती कोई आकर रौंदे। और घास को यहाँ पर बताया गया कि घास जो है अधुनातन आधुनिक मानव मन की भावना की तरह है, और जो उसके अंदर हरापन है, जो उसके अंदर जीवटता है, और फिर वो क्या करती है कि लोगों को आमंत्रित करती है कि
वो आकर उसे रौदें, उसके ऊपर बैठें या फिर उसको स्नेह दें। आगे है, आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। फिर कभी दूसरे बंद में आप देख रहे हैं कि प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि आओ बैठो तनिक और सटकर। ऐसे लग रहा है कि प्रेमिका थोड़ी सी दूर बैठी हुई है, तो कवि बोल रहा है कि और थोड़ा सा सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का, जो प्रेम भर का व्यवधान रहे, यानी दूरी रहे, बहुत ज्यादा हमारे बीच में गैपिंग ना हो, स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। फिर से उसी शहरी मध्यवर्गीय समाज की तरफ संकेत करते हुए कि जो हमारे बीच दरारें हैं, जो अंतर हैं, वो सब विशिष्ट जीवन की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्नेह भर का ही व्यवधान रहे। आगे कवि कहता है कि चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने तरीके से मन स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, कि चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ। कई बार व्यक्ति स्वगत मतलब अपने लिए ही गुनगुनाता है, और अगर उसके पास में कोई बैठा रहता है, बहुत ध्यान से सुनता है, तभी इस गुनगुनाहट को समझ पाता है। चाहे चुप रह जाओ। आगे की कविता की एक खास विशेषता है कि उनका मानना है कि मौन भी अभिव्यंजना है। यानी कोई व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि उसके अंदर अभिव्यक्ति नहीं है। इन्होंने मौन को भी अभिव्यक्ति माना है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, चाहे अपने से ही कुछ गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ। हो प्रकृतस्थ तनोमत, कटी छटी उस बाण सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंत स्मित अंत संयत हरी घास सी। फिर कभी यहाँ पर हरी घास से तुलना कर रहा है और कह रहा है कि हो प्रकृतस्थ, तुम अपने स्वभाव के अनुसार हो, तनोमत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी। बाढ़ आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई फूल इत्यादि लगाता है या फिर बाउंड्री रहती है, तो उसके किनारे किनारे लोग सौंदर्य के लिए बाढ़ लगा देते हैं, और उसी में कुछ पुष्पों को लगा देते हैं या फिर अच्छा लगने वाला, तो इसकी काट छाट भी करते हैं। तो जब कटाई छटाई होती है तो उसमें एक तरीके से तनावट होती है, मतलब वो एकदम से सीधे अवस्था में होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, उस जो बाढ़ में लगे हुए छोटे छोटे पौधे हैं जो कि काटने छाटने के बाद एकदम से कड़े हो गए हैं, उस तरीके से मत रहो, बल्कि हरी घास की तरह रहो, नम्र रहो, खुल खिलो, एकदम से अपने को स्वतंत्र महसूस करो, खिलखिलाओ, सहजता से मिलो, अंत स्मित खुश रहो, और संयत रहो, एकदम से कंफर्ट रहो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा बिंब आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। आगे है कि क्षण भर भुला सके हम। फिर कभी उसी क्षण के तरफ अपने को ले जाता है कि हम इस ढाल पर बैठे हैं, हरी घास पर बैठे हैं, और बैठने का मतलब है कि हम क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्डमड अकुलाहट। जो शहरी जीवन है उसकी व्याकुल कर देने वाली गड्डमड अकुलाहट पैदा करने वाली चीजों को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और थोड़ा सा दूसरे लोक में पहुंचे, अपने मन को शांति प्रदान करें, और न माने उसे पलायन। और अगर किसी को लग रहा है कि हम इस शहरी समाज या जो भी वहाँ का परिवेश है उसके कारण परेशान हैं, व्याकुल हैं, और उससे दूर भागना चाहते हैं, तो ये पलायन नहीं है, बल्कि हम क्षण भर अपने को उससे दूर रखना चाह रहे हैं, अपने को शांत रखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो मान लीजिए शहरी समाज के बारे में बातचीत किया गया है। कई बार आप देखेंगे कि हम लगातार मोबाइल इत्यादि यूज करते रहते हैं, तो इससे भी कुछ देर के लिए इसको स्विच ऑफ करके या फिर ऑफ करके रख देते हैं, ताकि थोड़ी सी शांति हो। नहीं तो पता चलता है कि समय निकलता जाता है और हम बाद में परेशान होने लगते हैं कि हमारे पास समय नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार अपने मन को शांति देने के लिए हमें कुछ क्षण थोड़ी सी दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज से दूर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं।
बल्कि हमारी कोशिश ये है कविता में यहाँ पर कि क्षण भर देख सकें आकाश, धरा, दुर्वा, मेघाली, पौधे, लता डोलती, फूल, झरे पत्ते, तितली भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया। ये सब देखने का मन कर रहा है। यहाँ पर पूरा आप देख रहे हैं कि प्रेम के बीच प्रकृति का जो महत्वपूर्ण रोल है उसके तरफ कवि संकेत कर रहा है कि हम उस नगर के जीवन से थोड़ा सा दूर होकर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस प्रकृति को, पूरा जो यहाँ पर बताया गया है। और आगे फिर कहते हैं कि और न सहसा चोर का उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पूछा जाए कि ये किसकी पंक्तियां हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अज्ञे की हरी घास पर क्षण भर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब मन में एक और सवाल उठ रहा है कि कोई ये न कहे कि प्रकृति से मिलना जुलना एक तरीके से पलायन है, क्योंकि ये जो युग है, जो कविता लिखी गई 1949 की है, तो एक तरीके से भारत आजाद हो चुका है और भारत के लोगों के बारे में उस समय कवि सोच रहे हैं उनकी आकांक्षाएं कैसे पूरी हों और कैसे निर्माण हो देश का, क्योंकि युग क्या चल रहा है, जनवादी है। तो कवि के मन में तमाम चीजें चल रही हैं। कभी वो प्रकृति के बीच में चला जा रहा है, कभी अपने समाज के बीच में चला जा रहा है। इसीलिए एक कविता जो है व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है उसको भी प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, और अनुभूति की प्रामाणिकता के साथ आगे है कि क्षण भर हम न रहें रहकर भी। फिर से कवि कह रहा है कि क्षण भर हम न रहें रहकर भी, सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में। कई बार जब आप किसी चीज में बहुत लीन हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके आसपास में क्या कोई घटना घटी, क्योंकि आप रहकर भी नहीं रहते हैं। सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, और क्योंकि हम यहाँ पर कवि जो है नगर से दूर जाकर एक ढाल पर अपने प्रियतम या प्रियतमा के साथ बैठा हुआ है, तो वहां पर सन्नाटा है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि जो माली है या फिर चौकीदार है उनके रहने का समय नहीं है, वहां पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि क्षण भर हम न रहें रहकर भी, सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में। अपने मन में जो चीजें चल रही हैं उसको यहाँ पर बैठकर हम समझें। किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। फिर से यहाँ कवि सागर की लोल लहर और सीपी को प्रस्तुत किया है कि जैसे सीपी सागर की लोल लहर को सुना करती है, वैसे ही हम यहाँ पर बैठकर अपने हृदय के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको महसूस करने का प्रयास करें। आगे की पंक्तियां हैं कि क्षण भर लय हो, मैं भी तुम भी। जो मैं ऊपर में बोल रहा था कि मैं और तुम के बीच में संवाद स्थापित हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जब भी प्रयोगवादी या नई कविताओं में मैं शब्द आता है या फिर छायावादी कविताओं में भी देखेंगे तो वहां पर व्यक्ति स्वातंत्र या फिर व्यक्तिवाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यानी जो कवि कह रहा है कि मैं भी तुम भी क्षण भर लय हूं और न सिमटे सोच के कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। मतलब यहाँ पर बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, बल्कि इस जगह हमें शांत होकर अपने मन के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में सोचना है, सिमटना नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं कि क्षण भर अनायास हम याद करें, तीरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक, झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलक लट, चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रथित अंगुलियां, बांसे का मधुर, डाकिए के पैरों की चाप। तो यहाँ पर कवि एक तरीके से अपनी स्मृति की ओर संकेत किया कि हम क्षण भर ही अचानक हम याद करें
जो भी पुरानी चीजें हैं, तिरती नाव, तैरती नाव के रूप के बारे में, धूल भरे पथ के बारे में, आषाढ़ की जो भवक है, या झील में तैरने को लेकर, या फिर अकारण ही हंसने को लेकर, या महावट की छाया में जो हम उपस्थित थे। तो पुरानी चीजें कभी यहाँ पर याद करने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है कि वदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलग लट, और धूप से एकदम शरीर यहाँ पर लाल हो गई है, और पसीने से ललाट भी भीग गया है। चिड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, ये सब बिंब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे होंगे। फिर नदी की जो ठंडी हवा है, फूले नथुने, फिर जो भी स्टीमर वहाँ चल रहे हैं उनकी सीटियाँ, भर्राई सीटियाँ, फिर खंडहर ग्रथित अंगुलियाँ, बासे का मधु, डाकिए के पैरों की चाप, यानी कोई नई सूचना देने वाला। तो यहाँ पर नायक नायिका के साथ बैठकर कुछ चीजों को याद कर रहा है, और वो भी क्या है, क्षण भर के लिए। आगे है, अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खिंचना, लहरें, आधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बीते भर की छा झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लू मौन। तो एक तरीके से लू का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया कि एकदम मौन तरीके से चलते हुए लू का क्या प्रभाव रहा है बबूल पर, शिरीष के फूल पर, या फिर जो वहाँ पर मस्जिद के पीछे के गुंबद के पीछे सूर्य डूब रहा है धीरे धीरे, फिर झरने के चमकीले जो पत्थर हैं, या फिर मोर मोरनी घुंघरू। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, संथाली झूमर। यानी संथाली शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आदिवासी एरिया या फिर झारखंड इत्यादि क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कवि उधर के भी संस्कृति से थोड़ा बहुत प्रभावित है, तो उसका जिक्र हो गया यहाँ पर। फिर रेल का आह की तरह धीरे धीरे खिंचना, फिर रेल की भी यहाँ पर रेल के स्वभाव को बताया गया। फिर लहरें, आधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छां, जो झाड़ की छां है उसको, फिर अंगुल अंगुल नाप कर तोड़े तिनकों का समूह। तो ये पूरा बिंब एक तरीके से कभी बैठकर ढाल के नीचे पूरा सोच रहा है, और यहाँ पर लिखा है। फिर है कि याद कर सके अनायास और न माने, हम अतीत के शरणार्थी हैं, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। फिर कभी यहाँ पर है कि याद कर, इन सारी चीजों को याद कर अनायास ही, या फिर और न माने या न माने कि हम अतीत के शरणार्थी हैं, स्मरण हमारा, क्योंकि जब हम कोई चीज याद करते हैं तो अतीत में जाते हैं, तो एक तरीके से कुछ देर के लिए हम अतीत के शरण में रहते हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यलोकन, स्मरण जो है वो जीवन के अनुभव का एक तरीके से पीछे जाकर अवलोकन है, और इसे हमें न हीन बनावे प्रतिभिमुख होने के पाप बोध से। पाप बोध से हमें अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना है, बल्कि आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। कवि का मानना है कि यहाँ क्षण भर बैठो, और ये जो क्षण है ये किसी के कारण नहीं मिला है, चाहे वो नगर सेठ हो, ये किसी के कृपा पर नहीं मिला है, बल्कि यह अपने जीवन की निधि है, निज के खजाना के ब्याज रूप में मिला हुआ है। आगे फिर से कवि कहता है कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की, और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की, तुम्हें निहारूं,
झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्षण को प्रस्तुत किया गया कि बैठो और क्षण भर तुम्हें निहारो। निहारना किसी को देखना, और देखना यहाँ पर क्या है कि एक एक रेखा पहचानना, चाहे वो चेहरे की रेखा हो, चाहे आंखों की हो, चाहे अंतर्मन, अंतर्मन में भी रेखाएं चलती हैं। यानी जब दो व्यक्ति बहुत क्लोज होते हैं तभी इन सारी चीजों को वो अनुभूत कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों को भी हम याद करें। तुम्हें निहारूं, अगर मैं तुम्हें निहारूं, झिझक न हो, इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निरखना दबी वासना की विकृति नहीं है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई वासना की विकृति है, या फिर आप उसको निरख इसलिए रहे हैं कि आप उसको वासना भरी नजरों से देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आ जाए। फिर है कि धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगे। फिर कवि की इच्छा है कि फिर धीरे धीरे इस धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र ही खुली रहें। उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में। फिर से हरी घास को यहाँ प्रस्तुत किया गया और उसकी पत्ती के बारे में बताया गया कि वो उसी तरीके से लिपट जाए झाड़ियों के पैरों में, जैसे कि धुंधले में चेहरे की रेखाएं तुम्हारी मिट जाएं और केवल नेत्र ही खुली रहे। तो हरी घास की जो पत्तियां हैं, अगर आपने देखा होगा उनको अच्छे से, तभी इस चीज को आप समझ पाएंगे। इनकी तुलना एक तरीके से नेत्रों से की जा रही है यहाँ पर। और झाड़ियां भी खुल जावें क्षिति रेखा के मसृण ध्वांत में। और जो झाड़ियां भी हैं वो जो क्षिति रेखा है इसके कोमलतम ध्वांत में खुल जाएं, धुल घुल जाएं। ठीक है, केवल बना रहे विस्तार हमारा, और कुछ जो भी बना रहे वो हमारा जो बोध है मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही, वही उसी का विस्तार केवल बना रहे। आगे है कि फिर से कवि कहता है अपनी प्रेमिका से कि चलो उठें अब। यानी ऐसा लग रहा है कि अब समय हो गया है, अब तक हमने बहुत सोच विचार कर लिया, चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए। हम लोग अभी तक ये मानकर चलिए कि सैर करने के लिए आए थे, अब जाने का समय हो गया है। देखे हैं क्या कभी घास पर लोट पोट होते सतभइये शोर मचाते। फिर से कभी ब्रैकेट में यहाँ पर अपनी बात को कह रहा है कि क्या कभी आपने घास पर लोटते पोटते सतभइयों को शोर मचाते हुए देखा है। फिर से और रहे बैठे तो लोग कहेंगे। कवि के मन में एक चीज चल रही है बार बार, जो उसका समाज है, जो शहरी समाज है, और अज्ञे का ये मानना है कि आधुनिक मनुष्य जो है वह यौन वर्जनाओं का एक तरीके से केंद्र बिंदु है। तो बार बार इनके दिमाग में चीज चल रही है कि और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, धुधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। तो लोग अक्सर कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो व्यक्ति है वो समाज का हिस्सा है, तो समाज को इग्नोर करके हम नहीं चल सकते, उसको देखना ही पड़ेगा। तो और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, धुधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। आगे है कि वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने। अगर हम प्रेमी हैं भी तो केवल इस हरी घास को ही इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। यानी हरी घास यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरीके से स्वतंत्रता और दूसरे को महत्व देने वाले के रूप में प्रतिपादित हुई है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। ये बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल शहरी मध्यवर्गीय व्यक्तियों के लिए है, समाज के लिए है। कवि का कहना है कि नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा अतिशय कोमल है, चिकनाई है, साबुन की तरह है, मधुर है, मीठी है, लेकिन कवि को ऐसा लगता है कि इसमें करुणा नहीं है। जो करुणा होनी चाहिए, मानवीय करुणा होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। भले वो दिखावटी चिकनाई अपनी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हो, साबुन की तरह कर रहा हो,
कि उसके अंदर कोई मैल नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखावटी ही लगता है, उसमें कोई करुणा नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम के साथ साथ करुणा शब्द को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आखिर में कविता जाकर खुलती है कि जो नगरी के नागरिक हैं ये एकदम से करुणाहीन है, वो प्रेम इत्यादि को बड़े ही अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और कवि जो आखिरी 3 शब्द प्रयोग कर रहा है उसको ध्यान में रखना है, उठो चलें प्रिय, अब चलो, मतलब कि अब समय हो गया है। बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में समझ में आई गई होंगी, बैठ गई होंगी। और मैंने शुरू में बताया कि ये कविता इलाहाबाद में सन 1949 ईस्वी में लिखी गई थी। तो हरी घास पर क्षण भर, आगे एक तरीके से व्यक्ति और समाज, खासतौर से जो समाज है वो शहरी जीवन पर आधारित समाज है, उसके अंदर प्रेम और सौंदर्य को कैसे देखा जाता है उसके बारे में बताया। और फिर क्षण को महत्व दिया है। ठीक है, ये क्षण का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी कविता में भी दिखाई पड़ा। तो उम्मीद है कि कविता की पंक्तियों से आप परिचित हो गए होंगे, और जो भी व्याख्या थी या फिर इसकी विषय वस्तु थी वो भी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। खासतौर से उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो कि कमेंट्स करते हैं और चैनल को लाइक्स भी करते हैं। हम मेरा बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं रहता है, लेकिन कई बार ऐसे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ चल रहा है आप लोगों की वजह से चल रहा है। बाकी आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।